आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की बात कर रहे हो तो ये कूलम्बियन लॉ से शुरू होता है और इसके बाद गाउसियस लॉ पर जाकर खत्म होता है। इसी के बीच में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर आया हुआ है। कूलम्बियन लॉ कुछ फॉर्म के लिए गलत भी हो सकता है। जब आप बात कर रहे हो कि चार्ज आपका मूविंग कंडीशन में है तो कूलम्बियन लॉ गलत हो जाएगा, सही वैल्यू नहीं दे पाएगा। लेकिन गाउसियस लॉ मूविंग चार्ज के लिए भी सही है। इसके साथ साथ अगर आप मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशन की बात करो तो उसमें से एक इक्वेशन गाउस का नियम भी है, गाउस का रूल भी है, गाउसियस लॉ भी है। गाउस का ये इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स के 4 पिलर्स में से एक ये भी है, यानी मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस में से एक है। तो गाउसियस लॉ कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आप इसको समझ सकते हैं। गाउसियस लॉ को डिटेल से समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक जाए। इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट भी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गाउसियस लॉ क्या है, उसके यूजेस को भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले क्या आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के स्टार्टिंग के 5 वीडियो हमारे सीरीज के देखे? नहीं देखे तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सीरीज के साथ स्टार्ट से बन जाइए और आपके 12th में मार्क्स ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। सबके मार्क्स आएंगे अगर आप सीरीज के साथ स्टार्ट से बने रहेंगे और सारे वीडियोस को देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 का ये लास्ट वीडियो थियोरेटिकल का, न्यूमेरिकल के लिए अनाउंसमेंट वीडियो के लास्ट में है, तो लास्ट तक तो जाना पड़ेगा आपको पूरी थियोरी देखने के लिए। देखते रहिए। अब बात करते हैं गाउसियस लॉ की। पंचायत तो बहुत हो गई। तो गाउसियस लॉ की बात करने से पहले जरा फ्लक्स की बातें याद कर लें। तो इसके पहले वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर डिटेल से समझना है तो वहां पे, बाकी तो मैं यहां पर आपको बेसिक बता ही देता हूं। तो जब बात फ्लक्स की करते हैं तो एक्चुअली में फ्लक्स होता क्या है। जैसे मैं इस सरफेस के लिए फ्लक्स निकालना चाहता हूं तो बहुत बेसिक ये है कि मैं इसके टोटल सरफेस एरिया में से जितनी फील्ड लाइन पास हो रही है उनको कैलकुलेट कर लूं। उसको करने का तरीका बहुत सारा हो सकता है। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ने का तरीका है इसके सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करा देना और मुझे टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। छोटे से हिस्से का निकालकर पूरे हिस्से में इंटीग्रेशन कर देना, एक छोटे से पार्ट के लिए निकालकर उसको पूरे इस सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर देना भी एक तरीका है जो मैंने यहां पे लिखा है। तो जो हमारा फ्लक्स है वो एक्चुअली में नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस सरफेस है। इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है बस वो मुझे काउंट करने हैं, एंड दैट इज माय फ्लक्स। ये तो ओपन सरफेस है तो कहानी अच्छी लगती है सुनने में। अगर यही सरफेस क्लोज हो तब क्या हो? ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस में बेसिक डिफरेंस क्या है पता है? देख लो यार, कंफ्यूज हो जाते हो। तो जब आप ओपन सरफेस की बात कर रहे हो तो मैं देखो इसी सरफेस से एंटर कर रहा हूं और इसी सरफेस से बाहर जा रहा हूं। इसी सरफेस से एंटर हुआ और इसी सरफेस से बाहर निकल गया, मेरा स्पेस बटा नहीं, कटा नहीं। लेकिन अगर मैं एक क्लोज सरफेस ले लेता हूं, नोटिस करना, मान लेना ये पूरा बंद है, ठीक है, ठीक है, ये देख रहे हो क्या, पूरा बंद है। अच्छा, ऐसी कंडीशन में देखना समझना, मैं एंटर तो इस सरफेस से करूंगा, पर क्योंकि यहां बीच में गैप है मैं इस वाली सरफेस से निकलूंगा। देख रहे हो क्या, मैं इस सरफेस से एंटर किया लेकिन इस सरफेस से निकला। ये गैप देख रहे हो, मुझे ये गैप जिस सरफेस से एंटर किया उस सरफेस से निकलने नहीं देगा। और जब ऐसा हो तो आप समझ जाओ कि आप एक क्लोज रीजन के अंदर आ गए हो, एक क्लोज सरफेस के अंदर आ गए हो जहां स्पेस 2 पार्ट में बढ़ गया। इसके अंदर एक अलग स्पेस है और इसके बाहर, सरफेस के बाहर एक अलग स्पेस है। तो जब कोई सरफेस किसी स्पेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे तो आप समझ जाओ कि ये आपका क्लोज सरफेस है। ओपन सरफेस डिवाइड नहीं किया, लेकिन क्लोज सरफेस ने अंदर की तरफ एक अलग सरफेस बना लिया। तो इसको क्लियर रखना। तो यहां हम लोगों ने ओपन सरफेस के लिए कहानी देखी थी और बहुत डिटेल से समझ लिया था, मजा ही आ गया था। ऐसा लग रहा था कि फ्लक्स क्या है 2 मिनट में निकाल देंगे, किसी भी चीज का फ्लक्स है इंटीग्रेट कर डालो उसके सरफेस एरिया के लिए और आपको फ्लक्स मिल गया। इस बार हमारे पास एक स्फीयर है। ओके, तो मैं एक स्फीयर ले लेता हूं। ये रहा मेरे पास एक स्फीयर, ठीक, ये रहा मेरे पास एक स्फीयर। स्फीयर और सर्कल में अंतर यह है ना, सर्कल सिर्फ 2D में है, स्फीयर 3D में है, यानी हर डायरेक्शन में फैला हुआ है। इसके सेंटर पर मैंने एक चार्ज Q रख दिया है। इसके रेडियस को मैंने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इसके रेडियस को मैंने स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, मुझे क्योंकि इसके अंदर एक चार्ज है और चार्ज की तो क्वालिटी ही है कि वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ऐसी कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो बाहर जाती हुई या तो अंदर आते हुए डायरेक्शन में हो सकता है। पर ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां जाएंगी, बाहर जाएंगी, यानी इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर तरफ निकल रही है। और यही स्फीयर का मेन वजह है कि हर तरफ निकल रही है, इक्वली निकल रही है, ठीक है, इक्वली निकल रही है। मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, इस सरफेस के अंदर से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है अगर इसके अंदर सेंटर पर मैंने चार्ज रखा है तो। आप कहेंगे तो बहुत बेसिक है, कितना इजी है इसको निकालना। मैं क्या करूंगा, एक छोटे से पार्ट के लिए, देखो मैंने इसलिए एक छोटे से पार्ट को यहां पर क्या कर दिया, हाईलाइट करके रखा है। अगर मैं इस छोटे से पार्ट के लिए फ्लक्स निकाल लूं,
इस छोटे से सरफेस एरिया के लिए फ्लक्स निकाल लूं, तो ऐसे ही छोटे 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 बहुत सारे सरफेसेस से मिलकर तो ये स्फीयर बना है। नोटिस कर रहे हो क्या? ऐसे बहुत सारे छोटे 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 पार्ट से मिलकर ये स्फीयर बना हुआ है। तो मैं अगर एक छोटे से पार्ट के लिए निकाल लूंगा तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा जितने भी इसके अंदर पार्ट्स हैं, इसके लिए भी, हर एक पार्ट के लिए, और मुझे टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि मैंने छोटे से पार्ट के लिए जिसका रीजन है डेल्टा एस, इसके लिए फ्लक्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो फाई इक्वल्स टू, अच्छा छोटे से एरिया के लिए तो डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई इक्वल टू ई डॉट डेल एस। बहुत बेसिक चल रहा है। पूरे सरफेस एरिया में घूम जाओ, छोटे छोटे जितने भी पार्ट हैं उन सबको ऐड कर लो, कैलकुलेट कर लो, तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो आप कहोगे ये तो सर बहुत बेसिक है, यानी मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं तो ई डॉट डेल एस और मेरी कहानी कंप्लीट। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, छोटे 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 सभी पार्ट्स को जोड़ना ही तो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन क्या है? छोटे छोटे जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको जोड़ डालो, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा आपको। तो फ्लक्स तो टोटल हो गया फाई। ई की जो वैल्यू है, ई का जो मान है या ई का जो फॉर्मूला है कूलम्बियन रूल से अगर आप देखें तो यह है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर तो क्यू लिख दिया, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन डेल एस। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इन सब का क्यों नहीं हुआ? Q फिक्स वैल्यू है जो उसके सेंटर पर रखा है, 4 पाई तो वैसे भी डिजिट है, एप्सिलॉन 0 एक कांस्टेंट है। आर की वैल्यू वैसे तो चेंज हो सकती थी, वैसे तो चेंज हो सकती थी, मैं इस रेडियस के लिए दे सकता था, इस रेडियस के लिए दे सकता था, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, किसी के लिए भी दे सकता था, लेकिन ये एक स्फीयर है और आप उसके सेंटर पर बैठे हो, मजा यही है। अगर आप सेंटर पर नहीं होते ना तो कहानी पूरी की पूरी बदल जाती। आप सेंटर पर बैठे हो, ऐसी कंडीशन में आपके लिए हर पॉइंट पर, क्योंकि आप उसके सरफेस पे निकाल रहे हो फ्लक्स, हर पॉइंट के लिए आपका डिस्टेंस सेम है, यानी ये भी चेंज नहीं हो रहा है। आप सेंटर पर बैठे हो और रेडियस हर जगह पे सेम है, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर किसी भी तरीके से आर चेंज नहीं होगा। चेंज कौन होगा? आपका सरफेस एरिया, जो मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं, जिसको जोड़ना चाहता हूं, ये छोटे छोटे पार्ट्स जुड़ेंगे। ओके, सो मैंने कहा फाई इक्वल्स टू, देखना, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। अच्छा, डेल्टा एस की कहानी तो क्लियर है, ये है छोटे छोटे पार्ट्स का इंटीग्रेट करना, कहां 0 से s पूरे सरफेस एरिया के अंदर फैल गया, तो ये आ गया s। इंटीग्रेशन समझ में आया? ओके, सो फाई इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। किसी स्फीयर के लिए सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, देख रहे हो क्या? 4 पाई कैंसल आउट, आर स्क्वायर कैंसल आउट, सो फाई इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन 0। नोटिस कर रहे हो? एक्चुअली में भले ही ये फॉर्मूला आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया हो कि फाई इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन 0, कहानी अच्छी है, लेकिन इस फॉर्मूले में जिसने अपनी जान देकर आपको ये फॉर्मूला बनाकर दिया वो है कूलम्बियन लॉ। सोचिए क्या होता अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर पर डिपेंड नहीं करता तो यहां आर स्क्वायर नहीं आता और ये सरफेस एरिया से कटता नहीं। अगर कटता नहीं तो यहां या तो यहां पे आ रहा था या तो यहां पे आ रहा था। बेसिक चांसेस था कि नीचे की तरफ आ रहा था। ऐसी कंडीशन में यहां पर आपका फ्लक्स आर पर डिपेंड करने लगता। नोटिस करना, फ्लक्स आर पर डिपेंड करने लगता, या तो आर बढ़ने से फ्लक्स घटता और अगर आर यहां पे मिलता तो सिंपल सी बात है इसके बढ़ने पर फ्लक्स भी बढ़ता, अगर ऊपर की तरफ होता तो। यानी आपको आर यहां फॉर्मूले में अगर मिल जाता किसी भी तरीके से तो आर की वैल्यू चेंज होने पर आपका फ्लक्स भी क्या होता? चेंज होता। यानी अगर मैं इस क्यू को यहां ना रख के यहां रखता तो डिस्टेंस कुछ और होता और ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती वो हर पॉइंट पर अलग अलग मिलती, यानी यूनिफॉर्म नहीं रह जाती। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रह जाती ऐसी कंडीशन में फ्लक्स निकालना कितना मुश्किल हो सकता है आप सोचिए, क्योंकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है तो हर पॉइंट पर फ्लक्स की वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी। नोटिस करना, फ्लक्स यहां इस कंडीशन में आपको हर पॉइंट पर अलग अलग मिलता। फ्लक्स भी चेंज होता रहता है रेडियस के साथ में, तो मुझे यहां पर कुछ और निकालना पड़ता और अगर मैं चार्ज को यहां रख देता तो कुछ और ही फ्लक्स मिलता। लेकिन
कोलंबियन लॉ ने आपका काम आसान कर दिया, उसने आर स्क्वायर रख दिया और ऐसी कंडीशन में ये और ये कट गए और यहां आपका फ्लक्स किसी भी तरीके से डिपेंड ही नहीं करता किस पे, आर पे। यानी अगर आप रेडियस चेंज भी करो तो भी फ्लक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां बैठूं या मैं यहां बैठूं, मैं यहां बैठूं या यहां बैठूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसके अंदर हूं तो मेरे लिए जो फ्लक्स है वो यूनिफॉर्म रहेगा एंड दैट इज क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जीरो डज नॉट चेंज फॉर एनी पॉइंट ऑफ चार्ज। पॉइंट चार्ज कहीं पे भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ये चेंज नहीं करेगा। और ये सबसे पहला बात भी है गाउस के नियम की जो सबसे इसको खास बनाती है। दूसरी बात कि पहली बात तो ये आर पर डिपेंड नहीं करती, दूसरी बात अगर इसके अंदर बहुत सारे चार्ज हों, यानी कि एक चार्ज सिंगल चार्ज ना हो, बहुत सारे चार्ज हो, ऐसी कंडीशन में आप इस फॉर्मूले को सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जितने जितने सारे क्यू हैं उन सबको ऐड कर लो और फिर वहां पे पुट करो तो भी आपको फ्लक्स मिलेगा। ओके, थर्ड बात ये है क्योंकि ये आर पर डिपेंड नहीं करता तो मैं किसी भी पॉइंट पर चार्ज लेके खड़ा हो जाऊं, यहां पर, यहां पर, यहां पर या यहां पर या सेंटर पर ही हूं तो मेरे लिए फ्लक्स चेंज नहीं होगा हर पॉइंट पर और हर एक सरफेस के लिए, हर एक सरफेस के लिए, वो स्फीयर ही नहीं, हर एक सरफेस के लिए आपके लिए जो फ्लक्स होगा वो रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, और डिपेंड करेगा मेरी क्वांटिटी पर। मैं एक चार्ज हूं, मैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करूंगा इस पर भी डिपेंड नहीं करता, बस डिपेंड करता है कि मेरी चार्ज की क्वांटिटी क्या है। मैं अंदर हूं, अगर मैं इस कमरे के अंदर हूं, कहीं पर भी रहूं, मुझसे निकलने वाली फील्ड लाइंस इसके सरफेस से बाहर निकलेंगी और वो फ्लक्स हमेशा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जीरो ही होगा। फोर्थ बात यह है कि ये कोलंबियन लॉ से ही निकल के आया है कहीं ना कहीं, यानी अगर कोलंबियन लॉ में ये आर स्क्वायर नहीं होता तो क्या गाउसियस लॉ की कहानी हो सकती थी? नहीं हो सकती। यानी गाउसियस लॉ की कहानी कोलंबियन लॉ से, यानी कूलॉम्ब लॉ पर डिपेंड करती है। ठीक है, अरे गुजराती लिखने लगा मैं, ठीक है, याद रखेंगे। कोलंबियन लॉ अगर आर स्क्वायर नहीं कहता तो ये गाउसियस लॉ पॉसिबल नहीं था। तो आपके बुक की कहानी कहूं तो आप सिर्फ इस डायग्राम बनाया, फ्लक्स की डेफिनेशन को लिखे, गाउसियस लॉ के लिए आप इस डायग्राम को एक्सप्लेन कीजिए और इस डायग्राम के लिए टोटल सरफेस एरिया के अंदर घूम जाइए, इंटीग्रेट करा लीजिए और आपको क्या मिल जाएगा? फ्लक्स मिल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, एकदम से दिमाग खराब हो गया है। ठीक है, वो सब इधर उधर हो रहा है। एक्चुअली में ये मेरे वर्किंग आवर का 17th आवर है जिसमें मैं काम कर रहा हूं। कितना हो गया? ये देखिए 12 बज रहे हैं और मैंने काम शुरू किया था सुबह 7 बजे, 7 से 7 और उसके बाद तो 5 घंटे, यानी कि ये 17th आवर है। पैर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, लेक्चर्स ले लेके थक गया हूँ, लेकिन उसके बाद भी शूट कर रहा हूँ। तो अगर मैं इतना डेडिकेटेड हो सकता हूँ तो मैं आपसे दिन के 5 घंटे तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि आप पढ़ाई करें। ठीक है, और इन वीडियोज़ को देखें, शेयर करें। ठीक, तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ भाई। मैंने कहा कि अगर आप बोर्ड के लिए लिख रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप पहले इस डायग्राम को बनाएं, एक्सप्लेन करें, फ्लक्स की ये बात लिखें और टोटल सरफेस एरिया के लिए इंटीग्रेशन को लिखते हुए फिर ये लिखें और बाद में ये बातें भी बताएं अगर 3 मार्क में आता है तो अब बताएं कि एक्चुअली में ये आर पर डिपेंड नहीं करता, कोलंबियन लॉ से ही निकल के आया है। अगर बहुत सारे चार्ज हो तो उसके लिए, और किसी भी पोजीशन पे रहूं तो मेरा फ्लक्स चेंज नहीं होगा, वो सेम टू सेम क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जीरो ही रहेगा। इतना नोट कीजिए। फिर इसका एक यूज भी बता देता हूं कि अगर इनफाइनाइट वायर है तो उससे आप कैसे निकाल सकते हो टोटल फ्लक्स को। इसको नोट कर लीजिए पहले।